अभी माइक चालू है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर लाइव पे, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त आप आशीष जी के साथ लाइव हैं और ये इस समय गाना सुन रहे हैं। गाना नहीं सुन रहे, आपके डिमांड बढ़ गई, ऐड आते हैं भाई, ऐसा है क्या? ऐड आते हैं? हाँ यार, वो खुलने अच्छी बात वाले है। ऐड है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, और मार्च अप्रैल के आसपास तो खबर और अच्छी हो जाती है। तो आज हमने आशीष जी को पकड़ ही लिया फिलहाल, और इनसे कुछ नहीं, बहुत सारे ढूंढ रहे थे सवालों के किसी को, जवाब मैं लेंगे। फंस गया, बाकी सब भग लिए थे, मैं अकेला बैठा रह गया। नहीं, ये देखिए, ये तो ना जो मेहमान को बुलाओ ना भाव खाता है वो बताएगा, ऐसा नहीं, ये बड़प्पन है इनका और कुछ नहीं है। तो हम लोग मार्केट पे चर्चा करेंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। देखिए सवाल लिखना लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन पहले थोड़ा मार्केट समझते हैं। आज देखिए क्या हुआ, यूएस में तो ठीक ठाक था, कुछ वैसा बहुत तूफान नहीं हुआ, लेकिन हमारा बाजार शुरू में खुला अच्छा और धीरे धीरे स्लाइड हुआ। अभी पता नहीं इस समय लेटेस्ट में हो सकता है कि फ्लैट चल रहा है, फ्लैट या रेड भी हो सकता हल्के है। हरे में। कारण उसका ये है कि देखिए जो यूएस के नंबर्स हैं उनको अगर डिटेल में पढ़ें तो ट्रेंड लाइन में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही नंबर है। महंगाई बढ़ के आ रही है, जीडीपी भी दमदार, बेरोजगार कम। सो वो एक बढ़ता है कि आधा % ब्याज दर बढ़ाएगा यूएस, फिर उसका असर हमारे ऊपर आएगा। हमारे यहाँ भी एक जेएस वर्मा साहब हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि महंगाई इतनी जल्दी 4% के नीचे नहीं जाएगी। इशारे आप समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट की जो ट्रैजेक्टरी है, जो ट्रेंड लाइन है, वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है। और आज चूंकि फ्राइडे है इसलिए मार्केट और ज़्यादा नखरे दिखा रहा है। कितना बचा है? 17,530 के लेवल्स पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। तो क्यूज ठीक ठाक बने थे, पर वो इक्विटीज रिलेटेड थे। दिक्कतें वैसे के वैसे ही हैं डेटा के लिहाज से, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हो, चाहे वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स हो। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि हम फंस गए। आज का हाई था सबसे तगड़ा, इस मार्च सीरीज का बिल्डअप जो है हमारे लिए अगला वाला, वो है 17,600 पे खड़ा हुआ। ये देखो, है ना, सबसे तगड़ा बिल्डअप 17,600 पे। कल भी वहीं से ठंडे पड़े थे। आज के प्रिसाइसली हाई नीरज जी 17,599 पॉइंट समथिंग है, वहीं से ठंडे पड़े। और वो दरअसल दायरे में फंसे हैं। दायरा इन द सेंस, इस समय 17,600 का बिल्डअप बहुत तगड़ा है, और कल के जो लोस थे 17,450 के आसपास के, जहां से जो ये लोग टेक्निकल वाले कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है, वहां से घूमा था कल, वो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नीचे के लेवल्स हो गए। ईदर वेज जहां टूटा वहां से दिक्कतें प्रोफाउंड बढ़ेंगी। देखते हैं अभी क्या बाजार की स्थिति। इस समय हम वो दायरे में कामकाज करते हुए, और दिक्कत ये है कि बहुत तगड़े एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हैं जब इस नई सीरीज में हम रोल ओवर होके आए। पूरे पिछले हफ्ते एक ही चीज डोमिनेट कर रही थी सब के लिए, कि इस तरह की जब बाजार की पिटाई हो रही थी एक्सपायरी से जस्ट पहले, कि एफआईएस के शॉर्ट्स हम लोग रोज ट्विटर पे अपडेट करते हैं, शाम को सुबह चर्चा करते हैं कि एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में क्रिएटेड है भाई। लॉन्ग की पोजीशन मेयर 19, 20, 22, 24% के आसपास बिल्कुल यहीं झूलती रही थी, बाकी पूरे शॉर्ट्स से सिस्टम में। तो ये शॉर्ट्स रोल ओवर होंगे या फिर कवरिंग के मूव्स आएंगे। कोई कवरिंग का मूव नहीं आया। अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट पे बैठे होंगे सारे के सारे गोरे, फिर भी उन्होंने कवर नहीं करा। और इस सीरीज में अब ये पता होता तो हम लोग कमेंट्री में इंक्लूड कर लेते, लेकिन ये क्लियर है अब। और आप समझो ना, इस और कल और आज के बीच में नीरज जी क्या हुआ, वो शॉर्ट पोजीशंस और बढ़ के अब 19% केवल लॉन्ग, और बाकी सारा सिस्टम 81% शॉर्ट है, और कोई साइंस ऑफ कवरिंग अब तक नहीं है। अब वो क्या ट्रिगर करेगा, क्या खबर आएगी, भगवान जाने। लेकिन और ये गलतफहमी मत मान लेना कि आप बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हैं तो आम धारणा ये रहती है कि कवर करने आएंगे, कवर करने। देख लिया नहीं आए कवर करने, तो यानी कि मतलब उनका ये मान के चल रहे हैं कि शायद यहाँ से और दबाव गहराता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट ये आंकड़े बोलते हैं। कवरिंग के मुंह से ट्रिगर बने तो बने, वो देखा जाएगा। खैर, ये तो हुई बाजार की बात। अब आप लोग के कुछ सवाल जवाब, उसमें बाजार आएगा तो देखते चलेंगे। केमिकल सेक्टर रिलेटेड म्यूचुअल फंड का कोई नाम, सिद्धार्थ मलिक साहब, मैंने कभी केमिकल सेंट्रिक फंड में एसआईपी करा नहीं है। कोई है क्या ऐसा? कोई आप तो करते रहते हो फायदेमंद फंड में। इसमें एक फार्मा स्पेसिफिक फंड है,
फार्मा सेक्टर को थीम फंड है वो, लेकिन मेरी सलाह ये कि उससे आप थोड़ा बचिए क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है और ऊपर से वो उसमें ना बहुत एबरेशंस हैं। बहुत कोई aberrations हैं, कोई सिप्ला कूल ऑफ कर गया, लूपिन कूल ऑफ, कोई सनफार्मा चल रहा है, तो नेट मेरे हाथ में ना। हाँ, इसलिए आपने नहीं सुना होगा कोई सेक्टोरल में भी फार्मा सेक्टर इंडेक्स ने, फार्मा सेक्टर म्यूचुअल फंड ने बहुत आउट परफॉर्म किया होगा, इसलिए उससे थोड़ा बचिए क्योंकि वो सेक्टर बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको ये भेद कर पाना कि डिवीज लैब और किसी अतुल में क्या फ़र्क है या किसी केमिकल कंपनी या किसी फार्मा में बहुत फ़र्क नहीं है, तो उस सेक्टोरल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आप फार्मा में जाना चाहते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, उसमें अब इंडेक्स फंड में या फार्मा फंड में ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज पता नहीं, आज म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहे हो आप लोग, स्टॉक वॉक पे बात नहीं कर रहे हो। आई वांट, रोहित अग्रवाल बोले आई वांट टू बाय निफ्टी 50 ETF, व्हाट शुड आई लुक एट? AUM एक्सपेंस रेशियो तो इन लोग के जो बेंचमार्किंग वाले फंड्स होते हैं ज्यादातर बहुत मिनिस्क्यूल चार्ज होते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा काम नहीं है। फंड मैनेजर का बेसिक काम है इंडेक्सेस को एमुलेट करना, कोई भी एडजस्टमेंट हो उस लिहाज से, और पैसा बेटे के लिहाज से आता है, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। मुझे क्या देखना है, हालांकि अब तो तस्वीर बदल गई है, एक समय में बस ETF में लिक्विडिटी देखनी होती थी। करेक्ट। अब उसमें मुझे याद पड़ता था सबसे पहला जो बहुत लिक्विड हुआ था, ये आपको छींक के आवाज आ रही है? हाँ, आ रही मेरे को। मैं बाद में बताऊंगा। निप्पॉन का ETF, वो क्या चार्ट पे कोई साइन है क्या? नहीं चार्ट पे ओके। अच्छा, निप्पॉन का उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती थी उस समय, 350 करोड़ रुपए के आसपास टर्नओवर की तरफ बढ़ा था, अब तो बहुत हो गया है। तो अब आप देखो बस लिक्विड, बहुत सारे सब म्यूचुअल AMCs अपने अपने फंड लेकर आए हुए हैं, उसमें 3-4 अच्छे खासे लिक्विड है। ऐसा हम लोग रिटेल में तो वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं आती लिक्विडिटी की, हमारा तो बहुत क्या है, कितना सा निकालना कितना लेना है। फिर भी अगर कुछ सेफ्टी मेजर देखने हैं तो मुझे लगता है एक तो ट्रैकिंग एरर देख लो आप ज्यादा से ज्यादा, पर ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा होता नहीं, बहुत स्मार्ट होते हैं फंड में, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा लिक्विडिटी देख लो आप, तो 3-4 उसमें बढ़िया लिक्विड वाले नजर आएंगे, उनमें से ETF चुनने का आइडिया अच्छा है आपका। बढ़िया गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलो, ये अच्छे मौके हैं ETF में पैसा जो, और यहाँ से और मीनिंगफुल करेक्शंस आ रहे हैं, 17,300 को रीचैलेंज करने जा रहे हैं, 17 के नीचे जा रहे हैं, और भर लेना सर, बहुत बढ़िया आइडिया। यार क्या क्या आइडिया देते लोग, आदित्य आइडिया दे रहे हैं कि इस हफ्ते पावल बाबा को बुलाओ, आवाज अड्डा वो खत्म करो ये स्यापा एक बार में। किसको? जेरोम पावल को बुलाओ कहाँ? आवाज अड्डा पे। हाँ बुला लो फिर। एक ने कहा था आप इनका इंटरव्यू करिए पुतिन साहब को, उनसे पूछो क्या करना है भाई, एक बार में करो, खत्म करो। फिर अड्डा कर रहे हो तो फिर एक से कैसे होगा? पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को क्यों नहीं बिठा लेते? पुतिन, नहीं तो बड़ा करेंगे, और बाइडेन साहब भी। हाँ, तो फिर हमारे मोदी जी क्यों नहीं? शी जितने ये जो लड़ रहे हैं, मोदी जी शांत आदमी है। हाँ ठीक, जो लड़ाई करने बैठो भाई अभी बताओ क्या करना है, ये रोज रोज का नाटक खत्म, अभी तय करो क्या करना है। हम बेसिकली हैं विश्व गुरु, यस, तो हम उस पोजीशनिंग में बैठाएंगे ना फिर, और फिर इधर उधर वालों को नहीं, जब समझौता नहीं हो पा रहा मान लो, तब बुलाएंगे कि भैया ये लोग समझ नहीं रहे, अब इनको ठीक है समझाना पड़ेगा। तो खैर ये तो सर मजाक की बात है। भूपेंद्र बिरयानी कह रहे हैं 12:30 वाले शो में पिक्स दो के फ्राइडे है आज। हाँ भूपेंद्र जी शुरू करा जाए, मुझे भी लग रहा है बहुत टाइम हो गया, पर क्या हो रहा था आप जानते हो ना, बहुत हर फ्राइडे करते करते क्या हुआ, ओवर द इयर्स थोड़ा सा रिपीटेटिव होने लगा था। अब हर हफ्ते के एंड में, और हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है किस क्वालिटी के स्टॉक्स आप मेंशन कर सकते हो। यस, तो वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, निफ्टी 50 कई बार होता था शो में, सिर्फ निफ्टी 50 का रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली अब कितनी बार आप निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स रिपीट करोगे? थीम का मजा अलग होता था, लेकिन वो पिक्स वही आते थे। थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया हुआ है, आपका बिल्कुल आइडिया ठीक है, हम सब भी रियलाइज कर रहे हैं कि शुरू करना चाहिए, किसी दिन वन फाइन डे शुरू कर देंगे सर, आज तो नहीं, कुछ देर बाद साज वो सेंसेक्स आज भी है। अच्छा, एक सवाल इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है कि क्या स्मॉल कैप में इस समय करना चाहिए? सर अभी दूर रहिए स्मॉल कैप से, मिड कैप से, क्योंकि अगर हमको मान लीजिए ये सब मूड ऐसे ही चलता रहा, करेक्शन होता रहा, तो अगर हमको अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी चीज़ पे बड़े स्टॉक मिल जाएंगे, लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप, तो फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं जाएंगे, और अगर करेक्शन आया तो उसमें और पेन हो सकता है। इसलिए स्मॉल कैप का आइडिया फिलहाल के टालिए। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है कि नहीं स्मॉल कैप में ही जाना है, तो एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड ढूंढिए कोई जो मिड कैप में अच्छा करता हो, पर पता है वो, जाइए आप। पर वो आपको लेकिन वो मिड कैप में तड़के में ना वो होता है कि मिड कैप डालते हैं, लेकिन फिर उनके पोर्टफोलियो के कोर हिस्से तो वही इन्फोसिस, वही नहीं, मैंने ये सवाल मैंने पूछा था एक बार PGIM आया था, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड उनका मिड कैप का ही था, तो मैंने उनका जब देखा तो उसमें तो बड़े बड़े ये हर फंड में ऐसे मिलेगा, क्या बोले? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो सेबी की डेफिनेशन है ना, उसमें लार्ज कैप में बहुत ऊपर के छट जाते हैं, तो ये जितने आप बड़े बड़े नाम दे रहे हो सब मिड कैप एक्चुअली।
एज पर डेफिनेशन। हाँ, वो तो पहला इतना ही लार्ज हाँ, कैप, उसके बाद वाले इतने तो मिड उनके कैप, लिए वो hedge तो है हमारे कि- लिए वो हमारे लिए बड़ा कब लगता है फिर इस काम में वैसे एक काम कर सकते हो, ये जो मिड कैप के भी हमारे ईटीएफ्स होते हैं, उस पे देख निफ्टी नेक्स्ट 50 का होता है, क्यों नहीं उसमें चले जाते? निफ्टी 50 से बढ़िया पोटेंशियल रखता है कई बार निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ऐसा ऐसा और इनमें जाके स्टॉक देखो आप, अगले 50 कौन से हैं अच्छे लग रहे हैं, उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स, उसकी बेंचमार्किंग करो, ये खुद ही करो, फिर खुद ही एक्यूमुलेट करो। हाँ, उसमें एक ही थोड़ी इस समय अगर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्मर है, काफी मैसिव 6-7% गिरा है। उसका रीजन है कि उसमें ये दानियल बहुत सारा अरे stocks थे। वो अंडर, हाँ उसको ऐसे नहीं देखने वो का। थोड़ा सा है, लेकिन मिड कैप में अभी रुक जाओ ना, अभी हम लोग है ना यहाँ पे, हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि क्या करना है। हाँ, बियॉन्ड निफ्टी 50 वाले में ज्यादातर ये हुआ है कि थोड़ी चेयर आगे कर लूंगा, पीछे ज्यादा है। हाँ, अच्छा, एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन वो कहते हैं सबसे अच्छा आवाज का शो। भाई अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो तो आप 2 शो देखिए। एक तो फायदेमंद फंड देखिए, जिसमें हम एक फंड मैनेजर से बात करते हैं। उस शो का प्रॉमिस ये है कि वो फंड मैनेजर जो मैनेज कर रहा है वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या करता है, जिससे कि आपको पता लगे आपको फंड मैनेजर क्या क्या करता है। और दूसरा एक शो होता है हमारा योर मनी का, जो 6:30 बजे, उसमें भी म्यूचुअल फंड और इन सब की बातें होती हैं। तो ये 2 शो आप पक्के तौर पे देखिए। ज्यादा आगे आ गया मैं, अभी जो हो गया हो गया, थोड़ा पीछे पीछे ऐसे ही चलता जाएगा शो। एडजस्टेड, अच्छा, एडजस्टेड सीटिंग। अच्छा, इतने सारे फंड मैनेजर से आपने बात कर ली है ना। एक जमाना था, पता नहीं ऐसा होता ही नहीं होता, एक जमाना था फंड मैनेजर्स के पीछे बाजार का पैसा जाता था। वो फंड मैनेजर अगर एक्स म्यूचुअल फंड से निकल के वाई म्यूचुल फंड में आया, पहले भी ऐसा करा है कुछ फंड मैनेजर के जमाने, अब तो नहीं करता एक्टिवली ट्रैक, लेकिन मैंने भी अपना पैसा उस फंड मैनेजर के साथ, वो फला ब्रोकरेज से जो इस एएमसी से इसमें आया था, तो मैंने ऐसा करा था। अब इतने दिन से आपने बात कर लिया, ऐसा कोई स्टार फंड मैनेजर है क्या आजकल छोड़िया में? है, बिल्कुल है। ये बात आपने जो कही ना, मैं ये तो नहीं ट्रैक कर पाया कि उसके जाने से पैसा कहाँ निकल गया, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की है उसमें, मैं अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उसमें कुछ एकदम ब्रिलियंट है, मतलब बेहतरीन लोग हैं जिनसे मैंने बात की, मुझे बहुत मजा आया। उनका विजन इतना क्लियर है और इतना ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आपसे वो ये, मैंने उनसे एक सवाल पूछा भी कि अगर आपको इतना लग रहा है कि यहाँ से बड़ी ग्रोथ आएगी तो लमसम डाल दे पैसा कोई आदमी। बोला नहीं, लमसम मत डालो, आपको स्ट्रगल करना है, क्योंकि मुझे एक इस पॉइंट पे बड़ी गड़बड़ लगती है, एक इस पॉइंट बड़ी गड़बड़ लगती है, वहाँ पे मुझे लगता है कि करेक्शन होगा बड़ा, तो आप स्ट्रगल व्यू में डालिए। तो इतनी ऑनेस्ट ओपिनियन और इतना क्लियर व्यू कुछ फंड मैनेजर को तो मैंने देखा है कि ये बताएंगे नहीं, नाम बगल इसलिए में लूंगा बैठता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं वो- बताया यार, आपको कैसे बताएंगे? हाँ, नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, personal ये हो जाएगा, मुझे लेकिन भी नहीं बताया some of इन्होंने। them are brilliant। अच्छा, ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज होंगे क्या? निक पता नहीं, निक भाई, ये निक भाई हैं पता नहीं, NIC निक मतलब निक नाम है क्या इनका? निक जी, Trading अब hours, पता नहीं। अब सर अब क्या अब बताएं, ये तो भी एक्सचेंज जब करेगा तब करेगा, सबकी अटकलें लगी रहती है। कोई आशीष कुमार चौहान साहब, क्योंकि आजकल एक दिग्गज एक्सचेंज के एमडी सीईओ साहब हो गए हैं, तो वो जब पहले बीएसई इच्छुक था, अब वो इधर आए, यहाँ पे इच्छुकता जाहिर कर रहे हैं, बड़ी एक्सचेंज है, तो इसलिए अटकलें बढ़ती चली जा रही है, चली जाए, वो होगा तो होगा, देखा जाएगा, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब वी विल हैव टू मूव विद द फ्लो, इसमें फिर ज्यादा सोचना नहीं है, बढ़ेगा, मुझे लगता नहीं बहुत इरेशनली बढ़ाएंगे, हुआ ज्यादा से ज्यादा तो 5 बजे का टेस्ट करेंगे, पर मुझे 5 बजे भी अनलाइकली लगता है, बहुत टाइम है यार, 9:30 से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 तक इनफ है, बहुत है। कई बार तो आप भी स्क्रीन को देख के बोर हो रहे होते हैं एक्चुअली मार्केट में ट्रेडर, बहुत हैपनिंग नहीं है, तो फिर आप बोरिंग हो जाती है आपको। फंडा जो लॉन्ग टर्म ले रहा है उनके लिए तो वैसे ही बोरिंग हो गया, जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए आप अगर आप लोग वाकई ट्रेड कर रहे हो और एक्टिव हो, तो आपकी स्क्रीन रीडिंग 9:15 से 3:30 मोर देन इनफ है। सर दर्द होने लगेगा भाई, अभी भी होता है, और फ्राइडे एडिटर को वाट लग जाते हैं, जैसे आज सुबह से, अभी छोड़ देता हूँ, पर्सनल इश्यूज ही नहीं लेके आता लेकिन तो ये मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, बड़े लोग भी सोचते होंगे, एक्सचेंज से भी सोचता होगा ना, वो भी जानता है यार, लोगों से बात कर रहे हो आप और हम जैसे ट्रेडर्स वहां पे अपने व्यूज दे रहे होंगे, कहने में अच्छा लगता है, और सिर्फ आपको पैरिटी बिठानी है, किसी यूएस से किसी सिंगापुर से इशू है कि वो सारा मलाई ले जाते हैं, हमें तो गैप अप गैप डाउन मिलता है, फ्यूचर खोलो ना यार, बस करो फ्यूचर खोलो, और इधर रात में थोड़ा देर खोल लो, उधर 7 बजे से खोल दो फ्यूचर की ट्रेडिंग, सिंगापुर खुलता है 7 बजे, हम भी 7 बजे खोल देंगे, मैच करने के लिए आ जाओ गुड आइडिया। मैदान में, इससे ज्यादा क्या इसमें जरूरत इतना है? जरूरत हाँ, जरूरत नहीं है, वो करें नहीं, अब कर देंगे तो ये सब बकवास बातें, सब वैसे टैंडम में मूव करें, सबको नौकरी, सबको कमाई करनी है, सबको ट्रेडिंग करनी है, सब कर रहे होंगे तो सब हो जाएगा। तो करा ना, पहले 10 बजकर कितने बजे खुलता था पहले यार, 9:50 पे, 9:50 पे आ गया, 9:09 पे, तब हो करने लगे सब लोग, 9 सब होता चले जा रहा है, पूरा समय कर देता हूँ, हैं? फुल टाइम 24 घंटा।
बीच में खाली फिर क्या सबको फिर हमें देखना बंद कर देंगे, बोले यार पका रखा है सुबह से लेकर रात तक। नहीं, ये जब जिसका मन होगा तब उठेगा। नहीं रिस्की है, मजबूरी नहीं कि इसी समय करना खुला। नहीं पूरा नहीं खोलने का, हर चीज का चाप चला जाएगा। अच्छा एचडी नहीं, उसमें कैश वाला बहुत दिक्कत होगी। सुबह आपने ले लिया इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब रात में 10 बजे और नीचे मिल रहा 100 रुपए, सारा दिन खरीदना ही है क्या? एचडी मास्क बोल रहे हैं भाई आइडिया वोडा हाँ आज 5% तो ऊपर है। एनी व्यूज और कोई न्यूज और कोई व्यू मत देखिए, क्यों आए वोडाफोन आइडिया। आप जो कुछ डेवलपमेंट सुनो उससे वोडाफोन आइडिया की नीडल कुछ आज 6% ऊपर है। भाई मैं आपसे ही कह रहा हूँ, टॉप गेनर भी है शायद आज का तो, पर इससे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है इस नियर टर्म में? आप टेक्निकल खेल रहे हो, आज उठाया 6% ऊपर काट दिया तो कर रहे हो करो, अदरवाइज इसकी एज अ गोइंग कंसर्न जब सवालिया निशान लग जाते हैं किसी धंधे में ना, तो हम रिटेल हमेशा फंसते हैं। फालतू में वेंचर आउट नहीं करने का है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है जो इनसे इनकी वारे न्यारे हो जाएंगे। अभी कौन सी ब्रोकरेज ने 2-2.5 रुपए का फंडामेंटल टारगेट खड़ा कर दिया है, 2.5 रुपए का था शायद, 1.5 का है, फिर 2.5 ब्रोकरेज इस तरह के व्यूज देंगे तो हम रिटेल पता नहीं क्यों इतना रिस्क लेने, क्यों घुसते हैं, क्यों 7 का सोचते हैं 17 हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये सब रिस्क नहीं लेने, हो भी गया ना 1-2 चीज मिस हो जाए तो अफसोस नहीं होने का, क्योंकि हमने अपने रिस्क को मैनेज करना है। वो जब नहीं समझ में आ रहा, दिखता है फंडामेंटली कोई ज्ञान दे नहीं सकता मैं, टेक्निकली किसी को समझ में नहीं आता, क्या करना फिर वोडाफोन आइडिया में पंटरपना करके। अच्छा 2 सवाल इसमें, एक तो जयदीप बोला, लेकिन उससे पहले गीत कम सवाल, जो एफआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं, क्या सिखा देखिए। मैंने पिछली बार बताया था, अभी बता रहा हूँ, एफआई का व्यू समझ लीजिए। एफआई का व्यू इस समय ये है, चाहे वो जेपी मॉर्गन का व्यू, चाहे क्रेडिट स्विस का हो, सबको भारतीय बाजार इस समय भी महंगा लगता है। लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास क्रेडिट स्विस की, जो मंथली रिव्यू आता है उनका, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी भी महंगा है। हर महीने कहते हो कि अभी मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है, ओवरऑल मार्केट आपको मल्टीपल के हिसाब से महंगा है। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि दुनिया के सारे बाजारों में उतना करेक्शन आया और एडजस्टेड है, लेकिन हमारा बाजार उतना करेक्ट हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर यूएस में इस तरीके के ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो वो कोरिलेशन खत्म ही नहीं हो रहा है ना। उनको वहाँ पे अगर फ्री का पैसा मिल रहा है 5.5% का जमा करके, तो आपके यहाँ वो इतना रिस्क क्यों लेंगे? वो भी डॉलर में उनको वहाँ रिटर्न मिल रहा है। ये क्रम टूटना चाहिए। जिस दिन ये क्रम टूटेगा उस दिन एफआई को मार्केट बहुत कंफर्ट लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, इसलिए वो लगातार बीच बीच में सेलिंग करते रहते हैं। और ये सब उनके रिटर्न व्यूज हैं, मेरे मन के नहीं है, सब उन्होंने लिख लिख के बताएं कि मुझे ये बाजार महंगा लगता है। नहीं, इसमें ब्याज दरें हिंदुस्तान महंगा लग रहा है, हिंदुस्तान का बाजार महंगा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसलिए वो बेचते हैं। इसमें क्या है? दूसरा सवाल में चलिए आप भी बताइए, 50 लाख रुपए लगाने हैं, क्या करें? वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने सवाल पूछा था उनके पास भेज दो आप, बड़ी म्यूचुअल फंड। हाँ 50 लाख रुपए नहीं, 50 लाख रुपए लगाने हैं। अभी एक काम करो, मैं होता ना, हाँ। अगर इतना मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस होता तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेता, और मैं पता है क्या करता, मैं ढूंढता इस देश का टॉप पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो सेबी कहता है कि 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अपने पास तो है नहीं, तो अपन जा नहीं पाते। आपका होमवर्क करा रहा हूं, आप ढूंढो एक बढ़िया सा पीएमएस। कई सारे चैनल पे आते हैं, आवाज पे आते हैं, इधर उधर आते हैं, नहीं आते पढ़ो उनके बारे में। कई सारे नेट पे आपको बड़े बड़े मैगजीन्स के टॉप पीएमएस फंड मैनेजर्स के नाम और उनके काम और उनका धंधा, उनका पोर्टफोलियो सब नजर आएगा। ये होमवर्क आपको करना है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं। पीएमएस ढूंढो सर, और पीएमएस में पैसा डाल दो, उस बढ़िया फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पे बेट कर दो। कई सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पुराने वेटरन्स अपने खुद के पीएमएस खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा आइडिया नहीं है क्या 50 लाख के लिए? अच्छा लगा ना? हाँ। या फिर नहीं करना कुछ तो निफ्टी की 10 कंपनियां ढूंढ लो, आप आंख बंद, आप खुद ही 50 जब खोलोगे आपको पता है 10 कौन सी बहुत बेहतर है। नहीं, यहाँ भी तो आप रिस्क ले ही रहे हो। हाँ, तो पीएमएस में भी रिस्क ले ही रहा हूँ, ऐसा नहीं पीएमएस में रिस्क तो है, पर मैं किसी बड़े आदमी के, मतलब नॉन कैपेबिलिटी वाले आदमी के पास दे रहा हूँ। पीएमएस अच्छा कर जाते हैं कई सारे, करते हैं। ओवरऑल मार्केट कमजोर, इसलिए अदरवाइज पीएमएस वाले उनको भी तो भाई, उनकी भी तो प्रेस्टीज दांव पे लगी, उनको बहुत लगी रहती है, तो इसलिए वो मेहनत करते हैं, इसलिए करिए। अच्छा, मुथूट फाइनेंस देखिए, गोल्ड लोन कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या है। बाकी सब वैल्यूएशन, गोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोन ग्रोथ, डिमांड, ये सब एक एनालिसिस है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एनालिसिस जो इस समय लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि बैंक्स जो है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत सारे नए प्लेयर बड़े पैमाने पे गोल्ड लोन पे उतर आए हैं। इस वजह से जो पुराने 2 दिग्गज थे, मुथूट और मन्नापुरम, इनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। आपको मैं नाम बताऊँ, कैप्री ग्लोबल, मतलब 200-250% की ग्रोथ है उसकी गोल्ड लोन की।
जबकि वो अभी उन्होंने नया शुरू किया और उन्होंने लक्ष्य और इससे बड़े बड़े रखे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी जो गोल्ड लोन में उतर आई हैं, इसलिए लोगों के सामने चैलेंज है। तो अभी करंट प्राइस पे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं लगता, टेक्निकली देखिए आप इसको, लेकिन गोल्ड लोन की कहानी थोड़ी थोड़ी दिक्कत में आ रही है और यही समस्या एनबीएफसी से है, क्योंकि बैंक बहुत एग्रेसिव हो गए हैं गोल्ड लोन बांटने में, उनको भी बहुत दिलचस्पी आ रही है, तो ये सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए ये दोनों नहीं चल रहा है। ये बता रहे हैं भाई मार्केट पार्टिसिपेशन में सैचुरेशन आ गया है, ये आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले रिटेल की जो सेना आ रही थी ना कूद कूद के, हम में से बहुत लोग 2020 ऑनवर्ड, लॉकडाउन ऑनवर्ड, सासबो सेंसेक्स जब मैं करता हूँ, मेरे ख्याल से 90% ऑफ द लेडीज दैट फीचर ऑन दैट शो, उनका कहना है 2-2.5 साल पहले से आई हूँ, 1 साल से आई हूँ, मतलब बेसिकली लॉकडाउन ट्रेडर्स। और ये अब डेटा इनफैक्ट बता रहा है, वो लॉकडाउन ट्रेडर्स ने अब वो पेनफुल पीरियड आता हुआ देखा है पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, वो लॉकडाउन ट्रेडर्स की वॉल्यूम इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है अब इस बाजार में। अब वो सच्चाई का सामना है, क्योंकि ये एक प्योर प्ले प्रोफेशन है भाई साहब, ये मजाक वजाक तो है नहीं। हमने अगर मस्ती में कर लिया था तो हमें बाजार ने रिवॉर्ड दे दिया था, क्योंकि उस टाइम पे गजब का मूव आया था, सबको लगा इजी मनी मेकिंग मशीन है। पर ये आप सब जानते हो, अब जब पुराने चावल हो चुके हैं शेयर बाजार के, कि यार किसी भी प्रोफेशन जैसा उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा, एक पूरी नौकरी जैसे झेलना पड़ेगा इसको, करेक्ट। और तब जाके शायद कुछ बहुत मैं डिसेंट गेन्स कर पाऊंगा। तो अब ये इसीलिए रिटेल पार्टिसिपेशन, ये बात सही है, पिछले 6 महीने से ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस बहुत रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, कैश के वॉल्यूम्स रिड्यूस, पर ये जरूर है कि सट्टा बहुत बढ़ गया, ऑप्शंस के वॉल्यूम बहुत बढ़े, 169%, है ना। अब वो डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। हाँ, कैश में एक इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए अब जो 10:30 बजे हम लोग शो करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, उसमें मान लो आज हमने 30 क्वेरी सॉल्व कराई, उसमें उस 30 में 5 ऐसे थे जिनका ट्रेड प्रॉफिट में था, 25 का नुकसान में था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब बूम चलता है, तेजी बाजार रहता है, तब आप कभी पूछने नहीं आते कि बेचना कब है। खरीदना तो बहुत लोग सिखा देते हैं आपको, बेचना सीखिए सर, अदरवाइज आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप बेचना सीख, जैसे कुछ आज एक बंदे या 2 बंदे जो थे जिनके प्रॉफिट में ट्रेड थे, तो उनको वही सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि कल आप जब फंस के खड़े होंगे तो हम आपकी क्या मदद कर पाएंगे, आपको खाली लेवल्स हम दे देंगे, हम आपको प्रॉफिट कैसे करवाएं बताइए ना। इसलिए जो ये रिटेल की जो पूरी जमात है, इसके लिए ये सुझाव हमेशा कि जब तेजी का बाजार हो और आप प्रॉफिट के ट्रेड में बैठे हुए हैं, तब भी आइए पूछने कि क्या इसमें प्रॉफिट लें, क्योंकि कागज पे प्रॉफिट बना और कागज में नुकसान हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेचना सीखिए, बेचना बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर इसी पे सवाल आ गया, लीजिए भाई। अंकिता पूछ रही है, एक वीक में जोमेटो में 11% प्रॉफिट, एक हफ्ते में 11% हो रहा है प्रॉफिट, बुक करें ना करें, क्यों लिया था? हाँ, क्यों लिया था पहले तो ये बताओ। ट्रेडिंग का मन था, 10% 15% कमाओ, एक हफ्ते में 10% तो किसी भी हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हैं। डिसाइड आपको करना है कि कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, अदरवाइज मुनाफा बांध लेने के लिए बुरा नहीं है। अगर मैंने हफ्ते भर में इस तरह के रिटर्न्स कमाए तो एनालाइज करके देख लीजिए आपने क्या छप्पर फाड़ दिया, उस हिसाब से भी देखिए। आपका फिर माइंडसेट है वो, आप एट प्ले, वो आपको कॉल लेना। एफडी में 7% में खुश है 1 साल में, और उस हाँ, लेकिन एक हफ्ते में 7% मिल रहा तो खुश नहीं। हाँ, ये भी थोड़ा कंपैरिजन करिए। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको कॉल लेना है। आपने बड़ा कॉल ले लिया था कि जोमेटो बहुत अच्छा है, वो वैसे बाकी फंड कह रहे हैं 85 रुपए में वहां तक बैठूंगी, तो आपके लिए कंफर्ट पोजीशन है, एंजॉय करिए। नहीं तो ये बात सही है, इतने शॉर्ट पीरियड में इस तरह के गजब के रिटर्न्स बना लेना कभी कभी। और ट्रेडिंग बेट पे या तो ट्रेल करना आता हो, स्टॉप लॉस बढ़िया तरीके से ट्रेल करते चलिए स्टॉप लॉस को, और नहीं तो फिर, और वो फिर उससे क्या होगा, 1-2 रुपए नीचे, 3 रुपए नीचे जो भी अच्छी पोजीशन है कट जाएगा, आपको मुनाफा घर आ जाएगा। नहीं तो पूरा नीटली बुक करिए। मैम कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं आप फंडामेंटल पढ़ाई करने के लिए? यार पढ़ा होगा आपने, तो बहुत पढ़ते रहे। नहीं तो फिर मतलब टेक्स्ट बुक वाला पढ़ा है ना हमने, तो हम तो टेक्स्ट बुक तो मांग रहे हैं और क्या। अब यार नाम भी याद नहीं रहते, ऐसे पूछ भूल गए? नहीं भूल, अरे टेक्स्ट यार अब नहीं, जिसमें वैल्यूएशन वगैरह सिखाया वो तो, अरे फिर तो दामोदरन साहब हैं, वैल्यूएशन सबसे बढ़िया उन्होंने सिखाया है। सीरियसली वैल्यूएशन के गुरु कहा जाता है उनको। एम नाम नहीं क्या, अश्वत्थ दामोदरन, और इन्हीं की बुक हमने कॉलेज में पढ़ी हुई है, बाय द वे इन्हीं की चलती है, वैल्यूएशन पे इन्हीं की बुक चलती है। वैसे हम लोग पढ़ने वाली फिर सवाल पूछेंगे समझ में पर पता, हाँ वो है, आप सही कह रहे हो, वो उसके लिए थोड़ी सी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन तो एक ब्रोकरेज है जिसकी वेबसाइट पे उसका ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। गुड, वेरी गुड।
अब मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं दूंगा, आप थोड़ा सा स्काउट करो, जानी मानी ब्रोकरेज है, उसके ट्यूटोरियल बहुत बढ़िया है, पढ़ना उस ट्यूटोरियल को, उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, बेसिक वाला। ये अश्वत्थ दामोदरन क्या है, बहुत हाईफाई हो गया ये वैल्यू, ये असल में हमको वो सब सिखा देंगे जो हमारी जरूरत नहीं है। नहीं तो वो डीसीएफ कैसे करना है, आगे के कैश फ्लो से कैसे डिस्काउंट करना है, सही मूल्यांकन कैसे करना है शेयर का, वो उस ट्रेजेक्टरी का ज्ञान है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था जो उन्होंने सवाल उठाया वो सिंपल लैंग्वेज में और मिल जाएगा, वो बेटर है। करेक्ट। तो वो ये आप तो नीरज जी कह रहे थे रिटायरमेंट के बाद मैं ऐसे यूट्यूब वीडियो बना के डालूंगा। हाँ मैं पक्का डालूंगा, आप इंतजार करिए। अब रिटायरमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा कि बिजनेस एनालिसिस कैसे किया जाए और कैसे कैसे मार्केट के बिजनेस को समझा जाए। जैसे मान लो आपको कोई समझना है कि रिटेल बिजनेस का कि क्या अच्छी और बुरी बात है, इसको कैसे समझा जाए, तो वो मैं रिसर्च करूंगा। लेकिन आप इंतजार करिए रिटायरमेंट के तक का। आप मेरा यूट्यूब चैनल बनवा दीजिए ना सर, आप तो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। नहीं, हम ये मेरे पे फालतू बिल फाड़ रहे हैं, मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता, लेकिन यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। अभी तो कंपनी में है, बाद में कभी देखेंगे। हाँ नहीं, हम लोगों का यही यूट्यूब चैनल है, यही जो आपको मैं यहाँ हाँ, इधर ही पढ़ाएंगे हम किसी पढ़ा रहे हैं ना, वो आप पढ़िए। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जो बताता हूँ उसको बहुत गौर से सुना करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैलेंस शीट के एनालिसिस के बराबर ही या उससे, मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिसिस। अगर आप बिजनेस एनालिसिस सीख गए, समझ गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आज हमने सुबह एक लिंक भी किया, कैंटार की एक रिपोर्ट आई और ये सब हुआ ना, उसमें बताया कि कैसे रूरल इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक आप तो एकदम मल्टीपल देख देख के और क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ पढ़ के आप जो है एक एनालिसिस समझते हैं, एक दूसरा होता है आप बिग पिक्चर का एनालिसिस समझते हैं। वो दोनों आके एक जगह कन्वर्ज होते हैं। तो आप किस साइड में रहना चाहते हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वो समझना चाहिए ट्रेजेक्ट्री और ट्रेंड। इकोनॉमिस्ट साल में एक बार सही पड़ता है, लेकिन वो बहुत मैसिवली गेन के साथ सही पड़ता है। तो इसलिए जैसे क्योंकि वो ट्रेंड बदलता नहीं बार बार। अगर रूरल इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कल वो गिरेगी परसों फिर चढ़ेगी, नहीं। अब वो एक ट्रेंड पहले 3 साल गिरने का था, अब वो 3 साल रिकवरी का है, तो वो रिकवरी चलेगी। तो आपको वो सीखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, उसके एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि धंधे में फायदा तो वहीं से आएगा ना। नंबर तो बाद की बात है, हिस्ट्री है ये, वो कन्वर्ट होता है उसमें। खैर आज का ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, किसी ने डीसीएक्स सिस्टम से पूछा था क्या करें, अब वो एक सवाल कहीं बाउंस हो गया। डीसीएक्स सिस्टम ये क्या करता है? ये आईपीओ आया था पिछले साल, वो डिफेंस वाला है, ऑफसेट प्लेयर था डिफेंस और एरोस्पेस के लिए। ये दो चला था आईपीओ, बहुत सारे सब्सक्राइब, ये अभी आप सही कह रहे हो गिर गया है, पर 200 के आसपास इशू प्राइस था। ये 300 तक गया था डीसीएक्स सिस्टम, और तब जब आया था मुझे याद है मैनेजमेंट से बातचीत, ये डिफेंस ऑफसेट वगैरह का काम अपने पीयर से बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पे उतारा गया था, इसलिए तगड़ा रिस्पॉन्स, इसलिए 300 तक गया था। पर अभी 300 वाला 160 पे आ गया है, करेक्शन तगड़ा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता इस लेवल पे छोड़ना चाहिए। डीसीएक्स में ऐसा कुछ नहीं बदला है, ये अपने पीयर्स से, इतने पीयर्स मतलब ये एस्ट्रा माइक्रो और इन सब से बेहतर, पारस डिफेंस वगैरह से बेहतर मार्जिन कमांड करता है, बहुत अच्छी ऑटो विजिबिलिटी है। तो धंधा तो अच्छा है। मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ूंगा इस तरह से स्लिप क्यों हो रहा है, मैंने ऑफलेट देखा नहीं, लेकिन मुझे याद है दो अब स्लिप बहुत तगड़ा हुआ है, 300 वाला आधा हो गया है, तो वॉच आउट करना, लेकिन होल्ड करना चाहिए लॉजिकली। अभी ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं कि कोई दिक्कत आई है इसके धंधे में। संचित जी इतना दुखी हो गए हैं कि उन्होंने सितंबर में इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद लॉस 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 लॉस, और उनका मन नहीं करता। संचित जी ये एटीट्यूड गलत है आपका। इस मार्केट में अगर आप होप छोड़ देंगे तो पैसा नहीं बनेगा। मार्केट इज ऑल अबाउट सेंटीमेंट। अब जैसे आपने आज लिख दिया ना, पता लगा कल ही आपको फायदा हो गया। आप इसमें हमेशा पॉजिटिव रहिए और ये सोच के चलिए कि गलतियां नहीं करनी है। अगर आप बहुत कम से कम गलती करेंगे, करते समय करना होती भी है, मिनिमाइज करना है आपको अपनी मिस्टेक्स, तब आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और दूसरा पेशेंस। अभी सितंबर से अभी 9 महीने हुए हैं और आप एकदम मार्केट में देखिए, हॉट कॉफ़ी नहीं बनती है आगे इंस्टेंट मशीन चलाई कॉफ़ी बन गई। यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो अगर इन्वेस्टर आप हैं तो आप तो बिल्कुल खुश हो जाइए, भी 9 महीने नहीं 9 साल में आपको प्रॉफिट होगा, चिंता मत करिए। जयदीप पूछ रहे हैं 50 लाख इन्वेस्ट करना है तो 5 पार्ट करके फर्स्ट लगा दूं? अगर यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये कितना गिरेगा नहीं पता मुझे, है ना, लेकिन मीनिंगफुली करेक्ट होकर 17,500 पे इस समय बाजार खड़ा हुआ है। अच्छी क्वालिटी के कुछ स्टॉक्स अगर आपने खुद ही चुन रखे हैं जयदीप साहब, तो पहला ट्रांच लगाने का तो समय है। मैं कोई बॉटम नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि 17,500 से घूम जाएगा या जाएगा 17,000 तक टच करने। तो आपने पहला ट्रांच इसीलिए लगाया है कि आप एक साथ एक लेवल पे पैसा कमिट नहीं कर रहे हो।
है ना। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जो पसंद आ रहे थे ऊपर के स्तरों पे आज करेक्ट होकर जो नजर आ रहे हैं उन पे एक्यूमुलेशन का पहला ट्रांच बिल्कुल लगाना बहुत अच्छा आइडिया है। उन्हीं स्टॉक्स पे जो आपने कन्विक्शन के साथ चुन रखे हैं फिर फर्दर ड्रॉप्स में उन्हें और फर्दर एक्यूमुलेट करिएगा। अच्छे स्टॉक्स में दरअसल पोर्टफोलियो में हर गिरावट में ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये नहीं कि पैनिक में निकल जाए, उनके साथ तो भरोसा रखने का। एक सवाल पूछा विनोद कुमार जी ने। विनोद जी ने पूछा मैंने अपनी जीएफ के लिए 5 शेयर पेटीएम के खरीदे 659 पे, क्या अभी एवरेज करने का मौका है? जीएफ को और देना है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहली गलती तो ये है कि आपको जीएफ के मोबाइल पे पेटीएम का वॉलेट लगाना चाहिए था, वो पैसे डालने चाहिए थे उसमें, तो ज्यादा अच्छा आइडिया होता। ये आपने अपने लिए शेयर लिए थे जीएफ के नाम पे कि एक्चुअली जीएफ को देने के लिए? और दूसरी गलती हाँ। कि आपने शेयर लिए हैं और वो नुकसान में होंगे तो रोज देखेंगी वो। अब आप समझ लेना, फिर मुझे मत कहना ये गलती कर दी आपने। उससे तो पेटीएम में पैसे ट्रांसफर कर देता। अरे जब आपने उन्हें बताया कि आपने 5 पेटीएम के शेयर उनके नाम पे नहीं मतलब अपने पास रखे हैं, अब जब उन्होंने लिख दिया तो पढ़ लिया होगा ना गर्लफ्रेंड ने। नहीं तो उन्होंने अपने नाम पे अपने ही नाम डिमांड में लिया कि गर्लफ्रेंड को डिमांड में दिए हैं? किसी के उसमें लिया हो। अब आपने हमसे पूछ लिया, पता चल गया होगा उस गर्लफ्रेंड को कि मेरे लिए इन्होंने 5 शेयर पेटीएम के खरीदे, तो पेटीएम क्यों नहीं ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिए पैसे? 5 × 600 क्यों नहीं भेज दिए मेरे को? मैं वही कह रहा हूँ। या आप मतलब ठीक आप ऐसे सवाल आपको कैसे दिख जाते हैं? गलती हो गई गुरु, अभी वो ठीक करो। Is it a good time to accumulate Pidilite? सिद्धार्थ अधिकारी साहब, हम आप लोग अच्छी पेडिग्री कंपनी से बात कर रहे थे। कोई मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कह सकते कि अच्छी पेडिग्री कंपनी पिडिलाइट नहीं है, है ना। तो कोई भी गिरावट मीनिंगफुल इस तरह के मार्की स्टॉक्स में बिल्कुल एक्यूमुलेशन के मौके हैं। पिडिलाइट जैसा ब्रांड, फेविकॉल जितना चार्म रखता था हम छोटे थे तो उतना ही चार्म आज कितनी ईयर्स डाउन द लाइन, 30 ईयर्स डाउन द लाइन एटलीस्ट उतना ही चार्म रखता है, उतनी मार्केट में पकड़ रखता है। भाई साहब गजब ब्रांड है। ऐसे मार्की ब्रांड्स को बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है तो बनाइए, गिरावट में है तो किसी भी मीनिंगफुल डिप्स में एक्यूमुलेट करिए। ऐसा सवाल की जरूरत ही नहीं है। अच्छे पेडिग्री स्टॉक में सवाल का टेंशन लेने का ही नहीं है। नीतू सैनी आपको हाई कर रही है लेकिन हाई के बाद सवाल नहीं लिखा है। तो हाई कोई जरूरी हाई नीतू जी, हाँ ये बात भी सही है, लोग आते हैं। हाँ नीतू जी हाई, आंसर प्लीज। जयदीप बोले, जयदीप सॉरी सवाल क्या है? मेरे ख्याल से 50 लाख वाला जयदीप का ही था। 50 लाख वाला हो गया जयदीप। क्या है कि कई बार बहुत जल्दी सवाल घूमते जाते तो हम लोग हाथ से मिस हो जाते। जवाब दे, एक बार हमने भी शुरू में जब कहा था कि यही वाला था क्या? यही 50 लाख। अच्छा तो उसका फॉलोअप हमने डिटेल में पूछा होगा। हो गया 50 लाख वाला हो गया। हाँ ये सिंह साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या सिंह जी बोल रहे हैं आप लोगों की सैलरी बढ़ानी होगी चैनल को। कंटेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आया लेकिन सिंह साहब इसके साथ तो हम हमेशा एग्री करते हैं। बिल्कुल, हम तो रोज गुहार लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग सुन भी रहे होंगे। हाँ ये आप इधर लिख के फायदा नहीं है, आप हर तरफ लिखो। सिंह साहब मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। आशीष को यहाँ परमानेंट गेस्ट बनाना चाहिए, खुद ही नहीं आते हैं। नीरज जी ह्यूज फैन ऑफ योर आवाज अड्डा, 3 डायमंड्स, किंग जोंग उन। यही है ना, शाम को आप डिबेट में जो गड़बड़ कर रहे हो ना, इसको भी बिठा रहे हो उसको भी बिठा रहे हो। अभी किम जोंग उन के भी कमेंट आ गए, बेसिकली कहना चाहते हैं इसमें मैं भी इंक्लूड होऊंगा। ये सही है, किम जोंग उन। नीरज सर, मुथूट फाइनेंस डाउन फ्रॉम करंट लेवल। माधवेन साहू गिर गया है क्या आज? माधवेन साहू भाई मुथूट फाइनेंस अभी हमने उस पर बात की है, काफी करी हुई है, इसीलिए उन्होंने पूछा है कुछ बात हुई होगी उसके बाद गिर गया है। टाटा पावर क्यों नहीं चल रहा है? टाटा पावर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? टाटा पावर किसने कहा नहीं चल रहा है? ये कह रहे हैं 50-60 रुपए के लेवल्स पर कितने साल कंसोलिडेट करके टाटा पावर ने 300 का भाव दिखाया। अरे 5 गुना हुआ यार। नहीं चला मतलब कैसे नहीं चला? अब वो 300 वाला 200 हो गया क्योंकि हमने पीक पे पकड़ा। हमने उस टाइम पे पकड़ा जब वो ईवी वाले, ईवी नहीं, कौन सा धंधा है वो, चार्जिंग नहीं चार्जिंग वाला नहीं यार, रिन्यूएबल किसमें अभी वैल्यू लॉक कर रहा है? रिन्यूएबल ही तो कर रहा है वो अपने। तो वो थीम प्ले आउट हुई, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई। आज 200 अट्रैक्टिव है। अब आप ऊपर फंस गए हैं तो अब समय लगेगा सर। लेकिन ये नहीं चला, गलत बात होगी ना। आपको देखना चाहिए क्या रीरेट हुआ सालों की कंसोलिडेशन के बाद। याद है आपको 50, 60, 70? अरे भाई 8-10 साल 10 गाने गा दिए टाटा पावर के, सबने उस जमाने में चल के नहीं दिया था। तो चला तो 5 गुना हुआ यार। तो 5 गुना वाला थोड़ा सा करेक्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ है। नहीं चलेगा वो। अभी हमने बात भी की थी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा जी से, कल ही परसों बात की थी। तो कौन? इनके एमडी साहब। एमडी साहब, वो जो नया वाला ऑर्डर है ना, जो सेक्शन 11 इन्वोक किया है,
कि सब पावर कंपनीज को फुल कैपेसिटी में बिजली बनानी, जिससे कि अप्रैल और से लेकर जून की जो पीक डिमांड होगी 229 गीगावाट, उसको मीट करना। तो ये बिल्कुल तैयार हैं। और हमने पूछा कि प्राइसिंग कैसे होगी, कितने में बेचेंगे आप? तो बोले वो पीपीए हमारा होता है, कॉस्ट प्लस पे होगा, तो इम्पोर्टेड कोल पे चलते हैं इनके प्लांट मुंद्रा वाले, तो जो भी उसका खर्चा होगा, तो ये एक थोड़ा एडिशनल है इनके लिए। तो हमको लगता है कि जो Q1 का रिजल्ट होगा उस पर ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। विनोद कुमार ने फिर फॉलोअप में पूछा, भाई हेलो सर, पेटीएम 5 जो है वो एवरेज करने क्या? अब पहले आप पूछ लीजिए उनको गिफ्ट पसंद आया था नहीं आया था, तो सारा पैसा पानी में चला है और एवरेज करने का समय नहीं है। 650 में लिया हुआ 620 पे चल रहा है सर ना, हर गिरावट में भरते चले जाऊंगा, एंड में पेटीएम के मालिक हम ही बन जाएंगे। इतनी जल्दी एवरेज नहीं करने का, अभी तो करेक्शन आया नहीं, अगर आना होगा तो अभी रुक जाते हैं। और कोई ट्रिगर होना चाहिए मेरे को एवरेज करने का, ऐसा ना गिरा है तो पेटीएम का लग रहा है बहुत बुलिश लग रहा है, आप उस पर क्या ट्रिगर बन रहा है, क्या इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि इसके नीचे नहीं स्लिप होगा, इसलिए मैं एवरेज कर रहा हूँ। कोई रीजन होना चाहिए ना एवरेज का। एवरेज वैसे हम लोग वर्ड गलत यूज करते हैं। एवरेज आमतौर पे विनिंग ट्रेड्स का होता है। एक्चुअली सही स्ट्रेटजी वही सही स्ट्रेटजी जो विनिंग, हम उस पर कभी एवरेज, हम गिरे हुए को और भरते चले जाते हैं। जो बेहतर कर रहे होते हैं उनको वो तो कमा रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है उसको एवरेज करते। तो आप क्या छप्पर फाड़ दो किसी इन्फोसिस, किसी एशियन पेंट, भगवान जाने क्या क्या नाम। आज गाँव जी ने बहुत अच्छी बात कही इसी मसले पे। उन्होंने कहा जब गिरते हुए ट्रेड को आप एवरेज करते हैं ना, तो आप अपना प्राइस सही करते हैं, डिसीजन सही नहीं कर रहे हो आप, गलती फिर वही कर रहे हो, खाली प्राइस सही कर रहे हो आप। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉलिंग ट्रेड को मतलब नहीं बहुत ज़्यादा एवरेज करने का। हाँ, 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये हो जाए और आपको एकदम पक्का पता कि इसमें तो अभी यहाँ से 500 हो जाएगा, देन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी अनहोनी घटना। यार मुझे सास बहू के लिए जाना है, जहाँ से 12 बात करने में मजा आ रहा है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, खत्म किया। हाँ यार मजा आ रहा था, सॉरी। ये क्या है, सास बहू के लिए जाना है। ये भैया उनका बहुत ये छोड़ते नहीं, मैंने कई बार कहा कि इधर ही कंटिन्यू कर लो, नहीं उधर जाना है मेरे। हाँ उधर जाना है ये, लेकिन आज मजा आ रहा था बहुत दिनों बाद मतलब आया था, इसीलिए मुझे तो हमेशा आपके साथ मजा आता है। ये लाते नहीं है मुझे, ये कई बार मैं जैसी सीट छोड़ता हूँ दौड़ के यहाँ आ जाते हैं। हाँ, अनुज को लेके मुझे छोड़ देते हैं इसीलिए। ये मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, सब जानते हैं कि तुम कैसे बहाने बनाते हो। कौन से दोस्त और कौन से लोग? ये जो ये हमारे साथ 300 लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सबको मालूम है कि बहाने बनाते हैं। सर सॉरी, आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। अब मंडे को जब जुड़ेंगे तो क्वेरीज को सॉल्व कर आती जा रही है। आज काफी क्वेरीज आ रही है। एक चीज और नोटिस करी मैंने, जब जैसे अपन ने कहा ना विनिंग ट्रेड एवरेज नहीं करते, गिरे हुए एवरेज करते। एक जमाने पहले जब ऐसे खोलते थे विंडो ना, तो 100 में से 50 सवाल आईटीसी के होते थे। आज सर कोई आईटीसी पूछ ही नहीं रहा है, सबके पास माल आज पैसा वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई आईटीसी की बात ही नहीं कर रहा है। क्या विनिंग ट्रेड पे आप सवाल एग्जिट कहाँ करना है, इसको एवरेज और करना है, कोई मतलब, जो गिर रहा है उसका बताओ तुम। तो जो चल गया वो तो चल गया है। एक सवाल आईटीसी का नहीं है, मैं पूरा घुमा के देखा ऐसी दिमाग। चलिए भाई, यही तो मैं समझा रहा था कि जब आईटीसी में बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन उसके बारे में तो आप जिसको जानना चाहिए ना। आईटीसी में बाकी किस में पूछेंगे कि ये क्या कर लो, तुमने नाम लिया आ गया आईटीसी भाई 308। अब तो ऐसे आप सुन के बोल रहे हो, ये चीटिंग है, सुन के बोलने का। अच्छा, ये अच्छा है। रोहित को कह रहे हैं कि डीसी सिस्टम की एक इशू हो सकता है कि इसकी डेट बहुत हाई है, हो सकता है रोहित, आई हैव नो क्लू। ये डवेल करेंगे। आईपीओ समय का लास्ट चेक था, मैनेजमेंट से जब बातचीत करी तब मैंने बहुत पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि मैनेजमेंट के आने से पहले आरएसपी वगैरह टटोल रहा था, तब तो बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस था। हो सकता है ये रीजन हो, आप बिल्कुल सही हो। डेट रिलेटेड कंपनी इस समय बनता भी है फिर पिटना उनका। अच्छा, जाते जाते गेल के स्टॉक पे भी अशोक कुमार यादव, अरे यार ऐसे तो मैं गलती से पढ़ दिया, चले ही चलते हैं। गेल वैसे बढ़िया मूव दिखा रहा है, एंजॉय करिए। किसी ब्रोकरेज ने अभी 1-2 दिन पहले ही रिपोर्ट डाली थी, कल सुबह की रिपोर्ट, कि वो ब्लेंडेड प्राइसिंग बहुत तगड़े। हाँ भाई साहब, तो रखिए गेल को रडार पे, छोड़िएगा मत। है तो आज भी बढ़िया झूम रहा है गेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। निकलते हैं, नाम लेते देखिए कितने। चले सर, नमस्कार, आज के लिए खत्म, इतना ही। और हम लोग अब सोमवार को मिलेंगे। और इस बीच क्या घटना होगी? सैटरडे संडे घटना नहीं होगी, घटना नहीं बोलते उसको, कंज्यूमर वाली। सैटरडे संडे आएगा, कंज्यूमर नहीं बनती घटना, अमेरिका पीसीई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखते हैं क्या होता है। एनआईएसएम का कोर्स क्यों करना चाहते हैं आप? देखिए उसका फायदा ये है कि कम से कम आप थोड़ा समझ में आएगा मार्केट क्या होता है, बेसिक चीजें समझ में। अगर कुछ करना है शेयर बाजार में काम काज, तो कुछ सेबी ने रूल बना रखे हैं, आपको ये कोर्स करने, पढ़ने के लिए आना है तो एनआईएसएम मत करिए। पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने के मतलब आपको टेक्निकल में आवाज देखिए, लेकिन हम इतना पढ़ाते नहीं है टेक्निकल। पढ़ी, किसी ने पूछा भी था कि मैं टेक्निकल्स में कामकाज, मैं टेक्निकली बाजार को ट्रेड करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करूं? पढ़ के उतरिएगा भाई साहब,
है ना, ऐसे नहीं आदमी नौकरी करने आता तो पता नहीं कितने साल की पढ़ाई करके आता तो नौकरी मिलती है। इनका ये ये सवाल ध्यान भी था कि ये लोग क्यों करते, लोग भाई जिनको एनालिस्ट बनना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए से भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर आपको करना है। आपने तो बहुत सारे वो आपने किया है ना इसमें? मैंने कुछ कोर्स करे हुए क्योंकि मैं पहले ब्रोकरेज में था एक, ओह तो मैंडेटरी था। चलिए भाई निपटाया जाए, हम लोग ऐसे नहीं तो बातचीत करते चलो रहेंगे। भाई बाय बाय, सवाल पूछते जा रहे हैं। हाँ अच्छे अच्छे भी आ रहे, मन भी कर रहा है Thank you. लेकिन लालच नहीं करते।